हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं, जय हिंद जय भारत। तो आफ्टर वर्किंग हार्ड है ना, लेबरसली मतलब मजदूरों की तरह काम किया है मैंने। 9:30 बज गई है ना, और आई थिंक मैं लगाऊंगा इसको 5 बजे से, ताकि मैं तुम्हारे लिए संक्षिप्त नोट्स बना सकूं। वो नोट्स जो तुम खुद से नहीं पढ़ पाओगे, उनको डिकोड करने के लिए मेरी हेल्प चाहिए। और उसके बाद आपके लिए इकोनॉमिक्स काफी इजी हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। यू विल नॉट बिलीव, आई डोंट नो इफ यू विल और नॉट, मगर ये जो यूनिट मैंने आपके लिए आसान करी है, इतनी आसान कर दी, इतनी आसान कर दी, इजी कर दी कि आप समझ तो जाओगे। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम रहेगा, विच इज न्यूमेरिकल्स। मैं नहीं कर पाया क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम थी, तो मैं न्यूमेरिकल्स रखे नहीं है। आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो सैंपल के बिहाफ पे। और दूसरा कि भाई साहब सब कुछ है तैयार, तो आज की दावत विच मीन एग्रीगेट डिमांड, और आज की शाम विच इज एग्रीगेट सप्लाई। शुरू करते हैं विदाउट डिले। रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके। तो आज की शाम और आज की दावत में आपका हार्दिक स्वागत बेटा। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे कुछ बताऊं, आज की दावत में हमारे 4 गेस्ट होने वाले हैं। ओके, ये 4 को नहीं, 4 दोस्त हैं। तो एक तो है चतुर, ओके, दूसरा है ईशा। तो चतुर आएगा तो ईशा आएगी, और ईशा आएगी तो गर्वित आएगा, और गर्वित आएगा तो नेमार आएगा। ये नेमार कौन है? ये वही फुटबॉलर है, राइट। तो ये चारों की जोड़ी बहुत ही तगड़ी है। तो दावत में 4 लोग आएंगे। कौन कौन? चतुर आएगा, चतुर आएगा तो ईशा आएगी, ईशा आएगी तो गर्वित आएगा, और गर्वित आएगा तो आएगा कौन? नेमार। अब ये 4 फ्रेंड्स एक्चुअल में कुछ नहीं थे, ये आपको याद करवाने का एक तरीका था। ओके, रिपीट आफ्टर मी। चतुर आएगा तो ईशा आएगी, ईशा आएगी तो गर्वित आएगा, और गर्वित आएगा तो नेमार आएगा। वंस यू डन दैट, आपको एक तो ये इजी याद हो जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमारे कंपोनेंट कितने हैं? 4। कौन कौन से? तो ये लो जी, ये 4 कंपोनेंट हमारे कौन कौन से हैं भैया? हाँ, चतुर स्टैंड्स फॉर नथिंग लेस देन कंजम्पशन। कंजम्पशन किसका? प्राइवेट इंडिविजुअल का। ओके, हमारे इंडिविजुअल, अभी आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक्स पढ़ा होगा उसमें आपने कंज्यूमर पढ़ा होगा। कंज्यूमर जो कुछ भी कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, वो है ही क्या? फाइनल गुड्स है। तो वो कहाँ आएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। दूसरा, ईशा इज नॉन अदर देन द इन्वेस्टमेंट्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जितने भी हैं, वो जितना भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, दैट इज ईशा। ओके, इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट इज व्हाट? जी, गर्वित स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर करना चाह रही है, एनी सॉर्ट ऑफ, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, वो किस में काउंट होगा? जी में। एंड नेमार इज नन अदर देन द नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपको याद करवाने का, एग्रीगेट डिमांड। अब मैं बताता हूं एडी होता क्या है। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड, ओके, एक इकोनॉमी में। अच्छा, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, ये एक्स एंटे है। अब ये सर, ये क्या बोले आप? वापस बोल के दिखाओ। एक्स एंटे पढ़ा होगा आपने, विच मीन दे आर प्लान्ड, दे आर नॉट रियल, दे आर नॉट एक्चुअल। ये प्रपोज्ड है, ऐसा हो सकता है। ओके, तो इकोनॉमी में जितना अजम्पशन होता है कि इस साल कितने प्राइवेट लोग कितना कंजम्पशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, तो इससे पता पड़ता है कि उस इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड कितने होने वाली है। जैसे हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये क्या है? ये टारगेट है कि एक टाइम पीरियड ऑफ टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी इकोनॉमी क्या कहाँ स्टैंड करेगी? 5 ट्रिलियन। मतलब हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल कंजम्पशन कितना होगा इकोनॉमी के अंदर? 5 ट्रिलियन का। तो एडी स्टैंड्स फॉर द टोटल डिमांड, ओके, जिसमें ये चारों आता है। मगर हम लोग इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12th में जो पढ़ते हैं, दैट इज नन अदर देन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो आपको पता ही है, टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हट जाएंगे। तो हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से बचेंगे? सी प्लस आई। नाउ इन ऑर्डर टू ईज, और आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, उसके लिए मैंने क्या किया है, एक डायग्राम बनाया है। बेटा, हर एक इकोनॉमी में मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता ही होता है। ओके, कोविड का टाइम ले लो, अगर कुछ, हम लोग सब घर पे बैठे थे, हम लोग अर्न कर रहे थे क्या? मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर नॉट अर्निंग।
ओके, एंड स्टिल हमारा कंजम्पशन था, राइट। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि इकोनॉमी में मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बेटा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन या ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और आप यहाँ पे आई देख रहे हो, ये आई किसके लिए स्टैंड कर रहा है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा और मिनिमम कंजम्पशन होगा ही होगा। इसी को कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। इसको हम लोग आगे अगर मैं ए और ये ऊपर डैश लगाऊं, ए बार या सी बार आई बार, जहां पे भी बार आ रहा है इसका मतलब ऑटोनॉमस है। नाउ आप यहां पे देख रहे हो एडी है, तो एडी का मैंने अभी अपने टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी का कॉन्सेप्ट क्या है? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ एएस का क्या होता है? सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। यानी इकोनॉमी में जितनी सेविंग्स होगी उससे ही क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट्स होंगे। ओके, जनरली आगे और डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन यहाँ पे जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है ना। ये आपका जीरो है ओ, बट कंजम्पशन आपका जीरो से शुरू नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में हमेशा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रहेगा। ओके, एक आपको एग्जाम में हेल्प करने के लिए एक टेबल है। ओके, और टेबल जो है यहाँ पे हाइपोथेटिकल है, मगर वो आपको हेल्प करेगी किसके लिए? आपको क्वेश्चन को याद करने में और क्वेश्चन को इजीली कंप्लीट करने में। इसीलिए आप इस टेबल को अच्छे से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। कैसे? तो ये देखो, अब बेटा वाई स्टैंड्स फॉर व्हाट? वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। ओके, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स, सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन। एक इकोनॉमी में डिफरेंट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना कंजम्पशन है वो ये टेबल बता रही है, तो शेड्यूल भी कहता है। ओके, कंजम्पशन शेड्यूल। जब मेरी इनकम जीरो थी तब भी मिनिमम कंजम्पशन था और इकोनॉमी में मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट था, मतलब टोटल डिमांड कितनी थी इकोनॉमी में? 60 की। ऐसे ही जब 100 से 200, 2 से 300, अब आपका क्वेश्चन होगा सर जरूरी क्या इनकम सो ही बढ़े? इनकम तो और कंजम्पशन 80 के गैप में ही बढ़े? नहीं बेटा, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी हैव मेड इट स्टैटिक। बाकी इकोनॉमिक्स में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कुछ भी स्टैटिक नहीं रहता, सब कुछ डायनामिक होता है, सब कुछ चेंज होता है। और इन्वेस्टमेंट क्या रखा है? थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट रखा है ना, कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। तो एडी जो निकल के आएगा वो क्या आएगा बेटा? ध्यान से देखो, जब आपकी इनकम 300 है और एडीबी कितना है? 300 है, कंजम्पशन कितना है? 280 है, प्लस आई इज इक्वल्स टू 20। आप देखो, आपने कुछ नहीं कमाया तब भी आप खर्चा कर रहे हो, आप जब कुछ कमा रहे हो तब भी खर्चा कर रहे हो, और ये वो पॉइंट है जब आपका कंजम्पशन किसके बराबर है बेटा? इनकम के। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। रिपीट आफ्टर मी, व्हाट इज दिस? ब्रेक इवन पॉइंट, यानी वो सिचुएशन जब आप जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च कर दो, y इज इक्वल्स टू सी जब हो जाए, तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। ये काफी डिसिसिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद, इससे पहले तो आपकी सेविंग्स है क्या? कुछ भी नहीं कमाया तब भी आपने खर्चा कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं से लोन लिया होगा, तो इसको कहते हैं नेगेटिव सेविंग्स, राइट। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ 100 रुपए कमा रहे हो, 120 खर्च कर रहे हो, -20। यहाँ पे कितना था? -40। यहाँ पे सेविंग्स कितनी होगी? जीरो। ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग्स हमेशा कितनी होती है? जीरो। कुछ बचाया नहीं तो कुछ खर्च हुए नहीं, राइट। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे सेविंग्स होगी 20, 40, 60। तो देखो सेविंग्स ग्रो कर रही है इसके बाद, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, और उससे पहले नेगेटिव होती है। कब? ब्रेक इवन पॉइंट से पहले। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद जो बेटा आपको मेरे को कुछ फीचर्स लिखवाने थे जो आप लिख सकते हो, दे आर। क्या है वो फीचर्स? ये फीचर्स कुछ इस तरह हैं, लिखो। बिल्कुल संक्षिप्त में लिखा है मैंने, बिल्कुल संक्षिप्त में। क्यों लिखा सर? क्योंकि बड़ा मजा आता है बेटा। एग्जाम पॉइंट पे अगर मैं स्टेटमेंट लिखने लिए बैठूंगा तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड फीचर्स में क्या लिखोगे तुम? जब ऑब्जर्वेशन अगर तुमको लिखना रहा तो सी प्लस आई इज इक्वल्स टू व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। पता ही तुमको कि जितना भी कंज्यूम होगा और जितना भी इन्वेस्ट होगा, तो कंजम्पशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट इंडिविजुअल इतना कंज्यूम करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टर्स इतना प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं। कि सपोज करो अगर मैं 20 रुपए या 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा
और कंज्यूमर सोच रहे कि हम लोग 40 लाख का कंज्यूम करेंगे, तो इकोनॉमी में ओवरऑल डिमांड कितने की हुई बेटा? इन्वेस्टर भी तो अगर प्रोड्यूस करेगा तो किसी ना किसी को देगा, राइट? तो ये भी डिमांड का ही पार्ट है। तो ओवरऑल डिमांड कितनी होगी? 60, तो वो एडी हो गया। फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होगा बेटा? इवन इनकम जीरो हो तब भी एग्जिस्ट करेगा, तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हमेशा रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। उसका ग्राफ कैसा रहता है? कांस्टेंट। जबकि कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। जबकि इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कांस्टेंट रहता है। इनकम स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड ग्रो, तो इनकम का भी क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप होता है। इनकम कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सेविंग्स नेगेटिव हो सकती है, कंजम्पशन भी कभी भी जीरो नहीं होगा, ये बात याद रखना। कंजम्पशन जीरो नहीं होगा, सेविंग्स जीरो हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव तो हो ही सकती है। मगर कंजम्पशन कैसे निकाल सकते हो आप? एग्रीगेट डिमांड में से इन्वेस्टमेंट माइनस कर लो तो एडी आ जाएगा, सी आ जाएगा, और ऐसे ही एडी माइनस सी करो तो इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर। अगर हाँ, बढ़ो आगे। अच्छा, मैं भी यहाँ कहाँ आ गया? भाई नेक्स्ट क्या बेटा? आगे आपको सीधा सीधा क्या रखा है? एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ गया। एग्रीगेट सप्लाई के अंदर क्या क्या होता है बेटा? एस प्लस, बेटा देखो, जितना फाइनल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का, एग्रीगेट सप्लाई क्या कहता है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। प्रोड्यूसर क्या करना चाह रहा है? बेचना चाह रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। प्रोड्यूसर्स विलिंग, देखो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, दैट्स इट, दैट इज व्हाट एग्रीगेट सप्लाई। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना? यहाँ पे आगे टोटल लिख लेना आप खुद से, सब कुछ तो ना लिखने बैठूंगा मैं, राइट? नेक्स्ट, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है बेटा? प्लान्ड प्रोडक्शन होता है, यानी डिजायर्ड आउटपुट होता है, विच मीन इट इज अगेन, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक्स एंटे। आगे टर्म आएगी तब परेशान करेगी, इसलिए मैं भी से रिपीट करवा रहा हूं, एक्स एंटे। ओके, तो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। मेरे को 100 रुपए मिले हैं, उसमें से 40 रुपए मैंने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने? 60। तो ये हो गया ना बराबर किसके? इनकम के। इनकम इज 100, आया ना? अगर मैं एस का फॉर्मूला पूछता हूं तो क्या करोगे? वाई माइनस सी, यस और नो? और सी पूछता हूं तो वाई माइनस एस, और वाई पूछ लिया तो सी प्लस एस। बताओ बच्चा पार्टी हो जाएगा क्या? यस और नो? इसी बात पे बोल दो भारत माता की। अरे जाए तो बोल दो। अरे चलना मेरे भाई। ये यहाँ पे एक शेड्यूल दिया हुआ है along with the diagram so that you can understand and do it in a easy way. Now क्या कह रखा है बेटा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या रखा है? ये शेड्यूल है, इनकम जब डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम दे रखा है, उस पर आपका सेविंग कितना है। तो वाजिब सी बात है, जब मैं कंज्यूम कर रहा था और इनकम नेगेटिव थी, मतलब सॉरी जीरो थी, तब भी मेरा कंजम्पशन क्या था, तो सेविंग्स क्या होगी? नेगेटिव। एएस बेटा ध्यान रखना, सेविंग्स नेगेटिव हो सकती है, एएस नहीं, क्योंकि एएस इज व्हाट? ये रहा आपका सी प्लस एस। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्या कि सेविंग्स नेगेटिव हो सकती है, सी प्लस एस, यानी एएस नेगेटिव नहीं होता, जीरो हो सकता है। इसीलिए आप देखोगे ये एएस यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, जब इनकम 200 थी तब कंजम्पशन 200, सेविंग्स कितनी है? जीरो, और एग्रीगेट सप्लाई कितना हो गया? 200। बेटा इसी को सेविंग जब जीरो होती है, ये सेविंग्स क्या हो गई? जीरो। तो यहाँ पे तो सेविंग्स क्या है बेटा? नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। ओके, तो ये जब नेगेटिव है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस सेविंग। ओके, क्या है ये? डिस सेविंग है। और यहाँ पे सेविंग्स क्या हो रही है बेटा? नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और ग्रो करती आती है। एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे कुछ, इसको देखो और इसको देखो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? जैसे जैसे ये एएस अभी हमने कहा किसके बराबर होता है बेटा? इनकम के बराबर होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो होती है, आपकी सेविंग्स ग्रो होती है, राइट?
दूसरा, जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो होती है कंजम्पशन की टेंडेंसी गिरती है। मतलब आज अगर हम लोग अंबानी की बात करें तो क्या लगता है आपको 100 के 100 रुपए खाया था, जितने कमाता है उतना है? नहीं ना। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग डेली वेज लेबरर की बात करें तो क्या लगता है आपको वो 400 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए जो घर पे ले आता है उसमें से कुछ बचाता होगा? आप कह सकते हो हाँ सर कुछ तो बचाता ही होगा, बट द हार्श रियलिटी इज इंडिया में कुछ 5 करोड़ के आसपास टैक्स पेयर है ना, जो टैक्स पे करते हैं। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पीपल? which mean large portion of people still unable to meet their daily expenses। मतलब उनका कंजम्पशन तो है, सेविंग्स नहीं है। ओके, एंड सो ऐसा देखा गया है, ये आगे भी पढ़ने को मिलेगा, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज या पुअर्स होते हैं उनका कंजम्पशन का प्रोपेंसिटी यानी बिहेवियर टेंडेंसी ज्यादा होता है। 100 रुपए खर्च करती है, पैसा आया खर्च होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज का लेक है वहां पे कमी, इसलिए क्योंकि जो सैचुरेटेड है ना, जो करोड़ों कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, वो क्या लगता है जब कोई नई चीज देखेगा या फेस्टिवल्स होंगे तो उतना बड़े, उसके लिए तो हर दिन ही क्या है, फेस्टिवल है, राइट? सो दैट इज द मेजर डिफरेंस। तो रिच पीपल जो होते हैं चाहे वो कितना ही खर्च कर दे, पैसा खत्म ही नहीं होता। अंबानी का अभी रिसेंटली शादी हुई थी हमारे, है ना, तो जब प्लान 900 रुपए के हुए 3 महीने के, ओके, उससे जस्ट पहले तो कितना खर्चा किया, मगर फिर भी जो है उनकी वेल्थ का बहुत कम प्रपोर्शन खर्च हो पाया। जबकि हमारे यहाँ पे जब हम लोग मिडिल क्लास या पुअर लोअर क्लास की बात करते हैं तो उनको बोरो करके क्या करना पड़ता है, लोन देना पड़ता है, और फिर उनकी इनकम का 4 साल 5 साल 6 साल, इवन अगर गलत हाथों से लोन ले लिया तो थ्रू आउट द लाइफ वो लोन का ही रिपेमेंट कर रहे होते हैं। गेट बैक टू द टॉपिक नाउ। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं बेटा किसकी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसी के साथ में मैं बात कर रहा था एएस की। तो बेटा ये वो पॉइंट है जब सेविंग्स क्या है, 0 हो गई, और इसके बाद आप देखो सेविंग्स क्या है, बढ़ रही है। सेविंग्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि यहाँ पे सेविंग्स घट रही है। ओके, ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया आपका। ओके, इनकम का वो लेवल जहां पे कंजम्पशन किसके बराबर है, इनकम के, y इज इक्वल्स टू सी, एंड सो हियर एस इज 0। सेविंग क्या होगी, 0 हो गई। आगे क्या कह रखा है फटाफट से, फीचर्स। तो फीचर्स तो बेटा आप बता ही दोगे क्या, कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो क्या होती है, सम ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। एग्जांपल दे देना, टेबल में से ही इलेबोरेट कर देना। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब तो क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे सेविंग्स क्या है, 0 है, और y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और यही क्या होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है, हमको पता ही है। इन्हीं पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्वेशंस में लिखना है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो। नेक्स्ट है स्लोप, क्या होता है कंजम्पशन का, तो पॉजिटिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रो करता है। सेविंग का भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मगर ब्रेक इवन तक नेगेटिव रहता है ना, उसके बाद से ग्रो करना शुरू करता है। ब्रेक इवन से पहले डिससेविंग यानी नेगेटिव होती है क्या, सेविंग्स, और ब्रेक इवन के बाद सेविंग्स पॉजिटिव हो जाती है। दैट्स इट। कितने वंडरफुल नोट्स हैं, है ना, छोटे छोटे से कंसाइज। नेक्स्ट बेटा जनरल बिहेवियर क्या होता है, ये जो अभी मैंने बताया कि पैसा ही सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब वो शक्तिमान की बात नहीं हो रही है, जितना इन कंजम्पशन में चेंज हो रहा है, इट इज वाई बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम। इनकम में जितना चेंज हो रहा है उतना ही तो आपका कंजम्पशन में चेंज होगा। सपोज करो अगर आपकी इनकम एक्स है या 100 रुपए, है ना, फोर पॉकेट मनी, तो अभी आप खर्च कितना कर सकते हो, मैक्सिमम 100 रुपए। इनकम आपका अगर बढ़ के 200 हो गया तो मैक्सिमम कितना खर्च कर पाओगे, 200 रुपए। तो जितना इनकम में चेंज हुआ, पहले 100 थी अब 200 होगी, तो मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हो, 200 रुपए। मगर चेंज इन इनकम कितना हुआ, पुराना 100 था अभी 200 है, तो 100 रुपए तो बढ़े, पहले 100 मिल रहे थे अभी 300 मिलते हैं, तो चेंज इन इनकम कितना होता, 200। तो मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर सकते हो, 200। टोटल की बात नहीं कर रहा। ओके, नाउ इसी के जस्ट बाद हमारा जो एक टॉपिक है दैट इज आई थिंक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ जाना चाहिए, या अभी कुछ बाकी है, कंजम्पशन फंक्शन, अभी तो न्यूमेरिकल्स बाकी है, भूल ही गया मैं। यस बेटा, कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है, फंक्शनल रिलेशनशिप विद व्हाट। तो कंजम्पशन फंक्शन बताता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, यानी फंक्शन विद द रिलेशनशिप विद द इनकम, यानी किसी भी एक्स वाई जेड इंडिविजुअल का या देश का
अच्छा अभी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल का तो पढ़ेंगे नहीं, तो हम लोग यहाँ पे किसका पढ़ रहे हैं, कंट्री का पढ़ रहे हैं कि उस देश के लोगों का इनकम के साथ क्या रिलेशन है, यानी इनकम में कितना चेंज होता है। इनकम अगर एक्स है तो उस लेवल पे कंजम्पशन कितना रहेगा। सपोज करो इनकम बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पे कंजम्पशन कितना होगा, और इनकम अगर बिल्कुल लो हो गया तो कंजम्पशन कितना होगा। तो ये हमको कहां से पता पड़ता है, कंजम्पशन फंक्शन से पता पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला भी है काफी प्यारा, इसको आप लिख सकते हो क्या कि इकोनॉमी में ऑटोनोमस कंजम्पशन तो होगा ही, प्लस ये बी क्या है अभी बताऊंगा आगे, एमपीसी लिख लो अभी, है ना, कि कितना इनकम में चेंज होता है और उसकी वजह से कितना पैसा खाने की इच्छा होती है उनकी। तो ये आपका कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला बी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इनकम एंड द कंजम्पशन। कौन बताता है, ये फंक्शनल कंजम्पशन फंक्शन बताता है। और क्या दिखाता है कि कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि गिवन पॉइंट ऑफ लेवल। अभी हम लोग जो शेड्यूल देखा था उसमें क्या बता रहा था कि जब इनकम 0 थी तब भी कंजम्पशन था, जब इनकम 100 हुई तो कंजम्पशन 120 हो गया, जब इनकम 200 हुई तो कंजम्पशन 200 हो गया। तो ये क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है डिस्पोजेबल इनकम का। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, लेट मी रिमाइंड यू एंड हेल्प यू अगेन। बेटा डिस्पोजेबल इनकम होती है जो आपके पास अवेलेबल होती है खर्च करने को। सपोज करो मेरी इनकम है 100 रुपए, मगर गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, राइट। तो मेरे पास 20 रुपए का टैक्स लिया, बची कितनी 80 रुपए। तो टैक्स जितना ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम उतनी कम, टैक्स जितना कम डिस्पोजेबल इनकम उतनी ज्यादा। अब दूसरा आपने बैंकिंग पढ़ा है, बैंकिंग का यहाँ पे क्या रिलेवेंस है बेटा, हम सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं क्रेडिट सिस्टम से अटैच्ड हैं, है ना, क्योंकि सब ने लोन ले रखे हैं, घर गाड़ी बहुत सी चीजें ईएमआई पे चल रही है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट भी बढ़ेगा, और पेमेंट तो इसी महीने करना है, विच मीन मेरी इनकम अगर 100 थी और पहले किस्त इंटरेस्ट ईएमआई जो थी 20 रुपए की जा रही थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने की वजह से अगर मेरी किस्त 25 रुपए बढ़ जाती है, 5 रुपए और बढ़ गई, तो मेरे पास पहले 80 रुपए थे खर्च करने को, अभी कितने हैं, मात्र 75 रुपए। तो ये जो 5 रुपए कम हुए, तो क्या इसकी वजह से मेरा कंजम्पशन का बिहेवियर चेंज नहीं होगा, क्या होगा, राइट। इसी को कहते हैं डिस्पोजेबल, यानी एक्चुअल इनकम अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और डिस्पोजेबल इनकम घटती है तो कंजम्पशन घटेगा। बच्चा पार्टी कक्षा 12वीं, बताओ मेरे को क्या ये अभी तक समझ में आया क्या। अगर नहीं आता है ड्रॉप मी इन द कमेंट बॉक्स, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, नहीं है तो कनेक्ट करो, ओके, नहीं तो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में तो डाल ही दो कि सर यहाँ ये समझ नहीं है, वापस से समझाओ, या रिकैप करके देख लो, है ना, अभी तो रिकॉर्डिंग लेक्चर से तो अवेलेबल है आपके पास। और इसी टेंडेंसी को समझने के लिए हमारे पास कंजम्पशन के दो फीचर्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं एपीसी प्लस और एमपीसी। अब एपीसी और एमपीसी का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, गिवन इनकम के साथ, यानी सपोज करो मेरे को अगर एक्स वाई जेड अवेलेबल है, ओके, मेरे पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए खर्च कर देता हूं, तो मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, 1, ओके। ऑन दी अदर हैंड मेरा इनकम है 200 रुपए, है ना, खर्च कितना कर रहा हूं 200, तो एपीसी कितना हो गया 1। मगर मेरा इनकम है ही नहीं और कंजम्पशन जो है वो तो कुछ ना कुछ होगा, तो एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना। तो ये टेंडेंसी है। ऑन दी अदर हैंड मेरा इनकम हो गया 1000 रुपए, तो 500 रुपए बचा लूंगा, राइट, 500 रुपए खर्च करूंगा, तो ऐसे में मेरा एपीसी कितना हो जाएगा, सी अपॉन वाई, कंज्यूम कितना किया 500 रुपए, और कमाया कितना 1000 रुपए, तो एपीसी कितना आ जाएगा 0.5, आया ना, यस। तो हमको पता है y इज इक्वल्स टू व्हाट, c प्लस एस। c क्या होता है कंजम्पशन, s क्या होता है सेविंग। तो सपोज करो कि मेरा एपीसी, एपीसी को मैं कह सकता हूं कि मेरा कंजम्पशन का टेंडेंसी है, तो एपीएस को मैं क्या कह सकता हूं, सेविंग का टेंडेंसी है, यस और नो। और ये बराबर क्या हो जाएगा y, तो y को अगर मैं 1 कंसिडर करता हूं, सपोज करो इनकम 1 है, तो एपीसी प्लस एपीएस यानी दोनों का सम कितना होगा 1। अभी तो मैंने कहा कि अगर मैंने 500 रुपए खर्च किए तो बचाए कितने 500, इसको अगर इजी करने के लिए 400 रुपए में कंज्यूम करता हूं, तो एपीसी कितना हो जाएगा 0.4, तो एपीएस कितना हो जाएगा 0.6, राइट। समझ में आया होगा तुमको कैसे। तो 1 माइनस
एपीसी कर दूं तो क्या आ जाएगा, एपीएस आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसको, है ना। अब फीचर्स क्या कह रहा है, एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो, क्यों नहीं होगा, जीरो से ज्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि आप कभी भी क्या नहीं करते हो बेटा, कंजम्पशन को जीरो नहीं करते हो, इसलिए इनकम भले जीरो हो जाए, एपीसी जीरो से ज्यादा ही होगा। फिर एपीसी मोर देन वन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अभी तो हमने कहा मेरी इनकम कितनी थी, 100 रुपीज, मगर खर्च कितने किए, 120 रुपए। तो यहाँ पे एपीसी कितना है, 1.2 आया ना। तो पुरानी जो टेबल है उसमें एक एपीसी का कॉलम बनाओ, है ना। ये मेरा एक टास्क है जो मैं आपको असाइन कर रहा हूँ। आप एक टेबल बनाओ, है ना, उसमें वाई लिखो, सी लिखो, एस लिखो, और एपीसी, एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई। ओके, यहाँ पे जो सी था उसको वाई से डिवाइड करो और आपका एपीसी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक एपीएस का कॉलम भी बना देना। क्या है मैं बताऊंगा, है ना, आगे हम लोग करेंगे, मगर एक बार बना लेना। और जिसको ये नोट्स चाहिए, है ना, ड्रॉप मी इन द कमेंट बॉक्स दैट आई नीड दीज नोट्स। नोट्स नोट्स कमेंट कर देना, मैं तुमको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ड्राइव का। नोट्स के साथ क्वेश्चन पेपर भी लिया ना। फिर क्या क्या रखा है, अच्छा ये तो बताना ही भूल गया। एपीसी इज इक्वल टू 1 कब, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमने पढ़ा था ना बेटा, जब इनकम कितनी है 100 और कंजम्पशन भी कितना है 100, तो एपीसी किसके बराबर होता है, अरे भैया बोलो ना, एपीसी किसके बराबर होता है, 1 के। एपीसी गिरता है, मगर कब, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एपीसी गिरता है। क्यों, मैंने अभी तो बोला कि जैसे जैसे अमीरों के पास पैसा आता है, उनका खर्च करने का शौक, रुतबा, सब क्या होते हैं बेटा, रिड्यूस होते हैं। इसको चार मत पढ़ना, ये वाई है। ओके, तो जैसे सपोज करो ना, मतलब आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो हर महीने, हो सकता है आपने जब पहली बार कमाया तब आपका पैसा खर्च ज्यादा हो, दूसरी बार फिर, पर साल के एंड तक क्या पनीर मखानी हर रोज खाओगे क्या, नहीं ना। कभी तो कहोगे चटनी ले आओ, दाल बाटी ले आओ। ओके, तो कंजम्पशन गिरता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। तो इसीलिए जब कंजम्पशन गिरता है तो टेंडेंसी टू कंज्यूम भी क्या होगी, गिरेगी। नहीं समझ में आया, टेबल पे देख लेना एक बार। टेबल पे आप जब एपीसी निकालोगे तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ वो गिर रहा है। ओके, और यहीं पे आपका, अच्छा टेबल दे रखी क्या मैंने, मैं भी क्या यार, आपको सॉल्यूशन सारा दे रखा है, थाली में परोस के दिया मैंने आपको। थैंक यू टू मी, और मेरे पास थैंक यू कैसे आएगा, हाँ, राइट इन द चैट बॉक्स, कमेंट में ड्रॉप करो थैंक यू सर। वाई, इनकम जीरो है, कंजम्पशन 40 से, एपीसी आएगा ही नहीं, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, बट जीरो को 40 से कैसे, 40 में अगर, सॉरी, सी अपॉन, कहाँ गया यार, एपीसी का फॉर्मूला क्या, सी अपॉन वाई। अब 40 में जीरो का डिवीजन दे सकते हो क्या, नहीं ना, इसलिए नहीं आएगा। बट वो है तो क्या, ग्रेटर है ना। नाउ 120 अपॉन 100 कितना आएगा, 1.2। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, इनकम तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, एपीसी क्या कर रहा है, गिर रहा है। कंजम्पशन भी कंपेरेटिवली देखो गिर रहा है, इनकम से कम है। गिर रहा है का मतलब यूं नहीं, यूं तो बढ़ रहा है, बट कंपेरेटिवली क्या है, कब 400 रुपए कमाए, यहाँ पे जब 200 कमा रहे थे तो 200 ही खर्च कर रहे थे, मगर यहाँ पे 400 कमा रहे हो, 360 ही खर्च कर रहे हो, विच मीन आप पैसा बचा रहे हो, ये सुन लो। मूविंग अहेड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये क्या है बेटा, देखो ये अभी हम लोग जब एपीसी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा कि इनकम जैसे जैसे चेंज हो रही है, हमारा कंजम्पशन का पैटर्न भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इनकम में जितना प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है उसकी वजह से कंजम्पशन में कितना प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है, ये हमको कहां से पता पड़ता है, एमपीसी बताता है। सपोज करो, हमारे राम भैया का एग्जाम्पल तो नहीं दे रखा मैंने यहाँ पे, तो एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है ना। अच्छा, एमपीसी का फॉर्मूला सिंपल सा है ना,
चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई, यानी इनकम में कितना परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से कंजम्पशन में जितना परिवर्तन हो रहा है। ये ट्राइंगल जो है वो डेल्टा है, ओके, एंड इट इज चेंज चेंज इन कंजम्पशन, इनकम में कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी इनकम 100 रुपए से बढ़ी तो क्या कंजम्पशन भी 100 रुपए से हुआ था, तो एमपीसी कितना हो जाएगा 1। मगर कंजम्पशन इनकम बढ़ी 1000 रुपए, इनकम कितनी बढ़ी 1000 रुपए से बढ़ गई, मगर कंजम्पशन मैंने 800 ही किया, मिठाई ले गया घर पे, तो एमपीसी कितना हो गया 0.8। अच्छा व्हाट इफ इनकम बढ़ी 1000 रुपए और मैंने खर्च एक भी नहीं किया, तो यहाँ पे कर दो 0 अपॉन 1000, कंजम्पशन कितना था 0, तो आपका एमपीसी क्या हो जाएगा 0, राइट। अगर मैं जितना मैंने बचाया सब कुछ ही अगर मैंने सेव कर लिया, जितना एक्स्ट्रा कमाया सारा का सारा सेव कर लेता हूं, तो एमपीसी क्या हो जाएगा 0। और एमपीसी मैंने अभी बताया था पुअर्स का क्या होता है ज्यादा और रिच का क्या होता है कम। इसी तरीके से अगर डेवलप्ड नेशन की बात करें तो यूएसए का कम होगा और इंडिया का ज्यादा होगा। क्यों? यहाँ के लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए, खर्च कर देंगे, राइट, विदाउट ड्वेलिंग अपॉन अदर डिस्कशंस। एक बार पढ़ लो क्या कहता है ये। अच्छा एक और बात, वैसे मेरी राइटिंग यहाँ पे बड़ी सुंदर दिख रही है भी, ऐसी बात नहीं है, सुंदर भी है, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू आर राइटिंग योर एग्जाम प्लीज मेक श्योर योर राइटिंग इज वेरी वेल रिटन, नीट, क्लीन, क्लियर एंड इंप्रेस हो जाना चाहिए। नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो वैल्यू रिमेन बिटवीन 0 एंड 1, अगर पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया तो एमपीसी कितना हो जाएगा 1, ओके। और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सपोज करो मैंने 100 रुपए की जगह 1000 कमाए तो मैक्सिमम कितने खर्च कर सकता हूँ 1000, इनकम में जितना चेंज होगा उतना ही तो कर पाऊंगा, तो लिमिट क्या हो गया 1, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चेंज इन इनकम तो नेगेटिव होगा नहीं, और अगर होगा तो कंजम्पशन नेगेटिव होगा नहीं, तो इट रिमेन बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट इज एमपीसी ऑफ पुअर, अभी बताया था मैंने बड़ा होता है बेटा, ये कोई पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं है, खुश नहीं होना है ना। और एमपीसी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन का प्रोपेंसिटी क्या होता है बेटा घटता जाता है। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या? टेंडेंसी, बिहेवियर, इंटरेस्ट, इच्छा, ओके। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपका देखो इसको प्रैक्टिकली सोचो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी हो सकता है आप इनिशियली खर्चे करोगे, साल 2 साल 5 साल धमाकेदार खर्चे कर रहे हो, मगर तभी तो आप कहोगे कि यार बस बहुत हो गया, है ना। बट हाँ कंडीशन क्या है, इनकम बढ़ती रहनी चाहिए। 5 महीने इनकम बढ़ी फिर इनकम ही नहीं है तो फिर वापस वहीं पे आ जाओगे आप। हमारे यहाँ पे भिलवाड़ा में इरास है तो उसका मैंने एग्जांपल दिया, इंग्लैंड वर्सेस इरास। इरास हालांकि उतना वेल डेवलप्ड नहीं है, दैट्स व्हाई आई मेंशनड इट। तो इरास का एमपीसी क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा सॉरी, जबकि इंग्लैंड का कम होगा। यानी इरास में अगर इनकम आती है तो फटाफट से कंज्यूम हो जाती है, जबकि इंग्लैंड में अगर इनकम आती है तो उसको टाइम लगता है, धीरे धीरे कंज्यूम होती है। चेंज इन सेविंग अगर 0 है यानी सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं है, इनकम बढ़ी है मगर बचाया एक भी रुपया नहीं है आपने, तो एमपीसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका कंजम्पशन जो है वो 0 है तो एमपीसी क्या हो जाएगा 0, है ना। हमारे राम भाई साहब सीए बने, है ना, तो शुरू में आते से ही 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए, 1 लाख ट्रांसफर हुए तो वो तो धमाधम 50,000 तो मनीष सर को ट्रांसफर कर दिया, लो भाई एंजॉय करो, ओके। इसी तरह से पैसे बांट दिए, अगले महीने फिर 2 लाख रुपए, इनकम में चेंज कितना है 1 लाख रुपए, फिर बांट दिए, तीसरे महीने फिर, मगर है ना ऐसे वो शौक मौज पूरे कर रहे हैं। मगर ईयर एंड पे वो 12 महीने में तभी तो कहिए कि 1 लाख रुपए हो रहा है, अब उनको 12 लाख आए तो 11 लाख तो खर्च कर देंगे, 50,000 भी किसी को डोनेशन में दे दिए, 50,000 तो वो क्या सोचेगा कि यार इसको बचाऊं मैं, मतलब उन्होंने इनकम आई कितनी, एडिशनल इनकम कितना हुआ 1 लाख का, फिर उन्होंने क्या किया 50,000 रुपए बचा दिए, मतलब अब उन्होंने पूरा का पूरा पैसा खर्च नहीं किया। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एमपीसी घटता है, यानी आपका खर्चा करने की टेंडेंसी कम होती है। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे बेटा, एक बार बोल दो भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओ नो, और यहां पे शुरू होता है हमारा सेविंग फंक्शन।
तो सेविंग फंक्शन का मतलब क्या है, लोगों का सेविंग के साथ क्या रिलेशन है, यानी इट शोज जनरल बिहेवियर ऑफ पीपल या एक इकोनॉमी में डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, है ना, मतलब देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, इट शोज लेवल ऑफ सेविंग या बिहेवियर ऑफ सेविंग एट ए डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इनकम अगर 100 है तो सेविंग कितनी है, 0। इनकम 200 हुई तो सेविंग 0। इनकम 300 हुई तो हमेशा 0 थोड़ी ना रहेगी, कभी तो बढ़ाओगे ना। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन घटेगा, कंजम्पशन घटेगा मतलब पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक अकाउंट में जा रहा है, सेव हो रहा है। तो सेविंग फंक्शन दिखाता है क्या, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, इनकम एंड सेविंग। तो देखो बेटा डायग्राम वो का वही है ना, अलग से लिखने की बताने की कोई जरूरत नहीं है, मगर फिर भी फॉर द सेक ऑफ, ये आपका क्या है, सेविंग फंक्शन का डायग्राम है। ये यहां से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि सेविंग्स हमको पता है जब इनकम नहीं होती तो क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव सेविंग्स है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये यहाँ पे भाई साहब क्या नाम है इनका, ये यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे सेविंग्स क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। तो क्या कह रखा है, स्टार्टिंग में सेविंग्स क्या होती है, नेगेटिव होती है, ब्रेक इवन पे सेविंग्स क्या होती है, 0 हो जाती है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग्स बढ़ती जाती है। नेगेटिव सेविंग्स कब होती है, ब्रेक इवन से पहले। यहाँ पे है क्या, इसको आप ए पॉइंट कह सकते हो, ये क्या हो गया, बी। और आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट ये क्या हो जाती है, सेविंग्स पॉजिटिव हो जाती है। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो भारत माता की जय। बेटा यहां पे आपने जब इतना पढ़ लिया और आपको सेविंग का बिहेवियर भी समझ में आ गया, तो आपकी अगली बात होना चाहिए कि सर क्या सब इसमें चैप्टर में ऐसा ही ऐसा है क्या, इंटरेस्टिंग नहीं है कुछ। बेटा इससे और इंटरेस्टिंग चाहिए तो अभी धमाकेदार परफॉर्मेंस आ रही है आपके सामने, इसकी बेटा, इट इज नथिंग अदर देन द सेविंग बिहेवियर और फंक्शन, न्यूमेरिकल्स। बेटा सेविंग बिहेवियर है, सेविंग फंक्शन क्या बताता है, रेशियो ऑफ सेविंग विद द रिस्पेक्ट टू इनकम। अभी जो मैंने बताया था, सेविंग ऑफ एन इकोनॉमी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, आया डिफरेंट इनकम पे आपका सेविंग का क्या बिहेवियर है, आई थिंक वो पहले आ गया, तो आना इसको पहले था। और इसी को टेंडेंसी ऑफ सेविंग को मापने के लिए हम लोग एक इंडेक्स का यूज करते हैं, उस इंडेक्स का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, एपीएस। जैसे सी अपॉन वाई था, यहाँ पे एस अपॉन वाई है, सेविंग का बटा इनकम। 100 रुपए थे, 10 रुपए बचाए, 90 रुपए खर्च कर दिए, तो कंजम्पशन तो यहाँ पे आएगा नहीं, ऐसा आएगा। सेविंग कैसे निकालते हैं, कंजम्पशन y माइनस सी, तो ऐसा जाएगा, ये आ गया 100 में से 10 रुपए बचे तो कितना हो जाएगा, 0.10। ऑलराइट, फीचर्स की अगर बात करें तो सेविंग फंक्शन क्या क्या बताता है, यस इससे हमको क्या क्या पता पड़ता है, तो इससे पता पड़ता है बेटा क्या, कि सेविंग्स क्या नहीं हो सकती, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अगर आपका 100 रुपए है और 100 का 100 बचा भी लिया, तब भी सेविंग क्या होगी, इनकम के बराबर होगी। तो क्या वो कभी इनकम से ज्यादा हो पाएगी क्या, नहीं। आपके पास 100 रुपए है तो मैक्सिमम क्या कर सकते हो, 100 रुपए बचा सकते हो। तो सेविंग कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों, न्यूमेरिकली करके देख लो, सर की बातों पर यकीन नहीं है। तो सेविंग्स 100 रुपए आए थे, तो y इज इक्वल्स टू 100, ये y इज इक्वल्स टू 100, 100 के 100 बचा लिए, क्या आएगा 1। तो सेविंग एक से ज्यादा इसीलिए नहीं हो सकती, है ना। लॉजिकली भी अगर आप सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ बात तो सही कर रहे हो सर। नेक्स्ट इज एपीएस कैन बी नेगेटिव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि सेविंग नेगेटिव हो सकती है, तो एपीएस क्या है, उसी बिहेवियर को तो डिनोट कर रहा है। तो ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 से कम हो सकता है, मगर एपीसी कभी भी 0 या 0 से कम नहीं हो सकता। एपीएस इंक्रीज करता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती, तो ये सेविंग को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी सेविंग बढ़ेगी, एंड सो इट कैन बी। अच्छा इसका रीजन क्या है, क्योंकि कंजम्पशन घटता है, राइट। आपने 11 में पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर, राइट, वो यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर सेविंग्स में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, जैसे जैसे इनकम में चेंज आता है, तो उसकी वजह से सेविंग में जो चेंज आता है, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी अगर मेरा 100 रुपए बढ़े तो मैंने कितने रुपए बचाए, ये अगर रेशियो मेरे को पता करना है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, सेविंग का क्या टेंडेंसी, कितना रेशियो सेविंग का बचा है,
वो मेरे को क्या बताएगा, एमपीएस बताएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई विच मीन चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम। नेक्स्ट एमपीसी रिमेन बिटवीन 0 and 1 विच मीन एमपीसी सॉरी एमपीएस 0 और 1 के बीच में रहेगा। वाई इट विल नेवर बी 0 और ग्रेटर देन 1। मैक्सिमम अभी बताया था, मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, जितना पैसा है उसको बचा सकते हो, तो ये 1 हो सकता है। और जितना पैसा आया अगर सारा का सारा खा गया, कंज्यूम कर लिया, तो एमपीसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एमपीएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला आपको आज सीखने को मिला अभी, क्या, एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर होता है किसके, 1 के। किसके बराबर होता है बेटा, 1 के। तो अगर मैंने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया तो कंजम्पशन क्या हो गया, 1 हो गया। एमपीएस क्या हो जाएगा, 0। सारा का सारा पैसा बचा लिया तो एमपीसी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एमपीएस क्या हो गया, 1। आया ना, यू गॉट इट। चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, और चेंज इन इनकम में जितना पैसा बचा वही तो क्या है, चेंज इन सेविंग है। तो जितना कमाया उतना खाया, अगर ऐसा हो रहा है तो सेविंग्स क्या होगी, 0, और ऐसे में एमपीएस भी क्या होगा, 0, है ना। बहुत ही प्यारा डायलॉग है ये तो, जितना कमाया उतना खाया। नेक्स्ट इज एमपीएस क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, 0 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ओ नो, 10:30 बजने वाली है। तो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, रिवाइज करवाया था कि कोर आइडिया क्या है, एपीसी प्लस एपीएस बराबर क्या होता है बेटा, 1 होता है। और क्योंकि एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, 1 में से एपीएस को माइनस कर दो तो एपीसी आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड 1 माइनस एपीसी कर दूंगा तो एपीएस आ जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक से आपको आना चाहिए, हालांकि नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव स्क्रीनशॉट यू कैन। इसी तरीके से अगर जितना 100 रुपए आए, 100 में से 100 कंज्यूम कर लिए तो एमपीएस क्या हो जाएगा, 0, और एमपीसी कितना हो जाएगा, 1। 100 रुपए आए, 100 ही खर्च कर दिए तो कंजम्पशन पूरा हो गया ना, तो बचा कुछ भी नहीं। ऑन दी अदर हैंड 100 रुपए आए और 100 ही रुपए बचा लिए तो एमपीसी कितना हो जाएगा, 0। तो इसी तरीके से एमपीएस और एमपीसी निकाला जा सकता है। फॉर्मूलाज यू हैव इन योर पॉकेट, ओके। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा, और ये फॉर्मूला आप बना सकते हो, है ना, बेसिक सी चीज है। और नहीं तो बेटा अब जो है चैप्टर को स्किप कर दो, अगर बेसिक्स नहीं आ रहे तो। ऐसा नहीं कुछ गलत है, बस स्किप कर दो, ठीक है। कुछ चीजें नहीं आती तो नहीं आती, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, मगर कोशिश करना किया है ना। ऐसा नहीं कि वो लोड नहीं ले रहा मैं तो सर, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। नो, यू हैव टू बी सीरियस। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या बताता है, ये बताता है कि किसी भी इकोनॉमी में डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे पैसा कितना इन्वेस्ट हो रहा है, दैट्स इट। या कितना लोग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। देखो लैंग्वेज वो की वही है, सिर्फ कुछ कुछ वर्ड्स बदल रहे हैं। कंजम्पशन में डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितना कंज्यूम कर रहे हैं, सेविंग्स में डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितना सेव कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर क्या है, प्लान्ड है, तो ये एक्चुअल नहीं है, ये प्रोजेक्टेड है, इसीलिए इसको एक्स एंटे कहते हैं। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट इज नोन एज व्हाट, इन्वेस्टमेंट। और ये जो बिहेवियर मेरे को पता पड़ेगा, इस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टूल है, उस टूल को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर, हाँ या ना। कंजम्पशन फंक्शन का मैंने फॉर्मूला आपको पहले लिखवाया था, बट यहाँ पे अगेन गिवन है तो एक बार देख लो आप, है ना। एमपीसी पता पड़ गया क्या होता है, और जब पता पड़ ही गया है प्लीज हैव अ लुक केयरफुली। और इसको मैं थोड़ा सा, तो नेगेटिव हो गया। देखो बेटा, प्यारे प्यारे से फॉर्मूले जो है मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले जिस पे आपको वर्क करना चाहिए या जो आपको याद करने चाहिए। तो उसमें आपके पास 2 ही फॉर्मूलेज जो हैं सबसे ज्यादा यूजफुल है। एक तो क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए मेरे को कंजम्पशन पता करना है इकोनॉमी में किसी भी गिवन लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितना है। तो बेटा
सपोज करो कि इनकम हुई मेरी 120 की, ओके, और मिनिमम कंजम्पशन जो है वो भी कितना है, 20 है। तो ऐसे में कंजम्पशन कितना होगा, पहले हमको ये बी तो बताओ, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एमपीएस या एमपीसी क्या रखा है, 0.4, मतलब 100 रुपए आते हैं तो आप 4 रुपए खा जाते हो। तो कंजम्पशन फंक्शन कैसे पता पड़ेगा, पहले आपको दे रखा ऑटोनोमस कंजम्पशन 20 प्लस एमपीसी कितना है, ये 0.4, तो यहां रख दिया 0.4। इनकम कितनी है, 120, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कंजम्पशन कितना होगा इकोनॉमी में, 56 रुपए का। ओके, इस तरीके से आप कंजम्पशन फंक्शन निकाल सकते हो। इसी तरीके से अब इसी से आपको सेविंग फंक्शन निकालना है। ओके, आपको दे रखी है इनकम, ऑटोनोमस कंजम्पशन को यहाँ पे क्या करना रहेगा, माइनस। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना था, 20, उससे इसको कर देंगे माइनस, प्लस 1 माइनस बी एमपीसी, एमपीसी कितना था 0.4, 1 माइनस 0.4 करूंगा कितना आ जाएगा 0.6, डायरेक्ट लिख दूं, परेशानी तो नहीं कोई। और इनकम कितनी थी 120, यानी 20 तो एक तो माइनस का, तो सेविंग्स कितनी होगी, 72 में से 26 माइनस करो, 20 सॉरी, तो माइनस का 20 प्लस तो ये आपका आ जाएगा 52। ओके, ये आपका सेविंग्स आ गया कि इकोनॉमी में उस वक्त गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे सेविंग्स कितने की होगी, 52 रुपए की सेविंग्स होगी और 56 रुपए का आपका कंजम्पशन है। ऑलराइट, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्मूलाज बेटा एक बार देख लेना वापस, है ना। देखो, अगर आपको एमपीएस निकालना है और एमपीसी गिवन है, सेविंग फंक्शन निकालना है, मगर एमपीसी गिवन है तो निकाल सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस एमपीसी कर देंगे तो एमपीएस आ जाएगा, फॉर्मूला एज इट इज रख देंगे। ओके, एक बार आप अच्छे से लिखना चाहो तब भी लिख लो, है ना। मेरा तो फेवरेट फॉर्मूला क्या है, देखो कंजम्पशन फंक्शन निकालना है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन में ऐड कर दो क्या, इनकम को मल्टीप्लाई कर लो एमपीसी से, और वहीं पे अगर एस निकालना है सेविंग फंक्शन तो माइनस कर दो किससे, ऑटोनोमस कंजम्पशन, एमपीएस को मल्टीप्लाई कर लो वाई से। अच्छा, ये बी किसको रिप्रेजेंट करता है, बी एमपीसी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो 1 माइनस एमपीसी कर दूंगा तो एमपीएस आ जाएगा, 1 माइनस एमपीसी भी लिख सकता था मैं, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूलाज आप एक बार लिख लेना, है ना। 1 मार्क में अगर पूछे जाए या 3 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, यू मस्ट नो दिस। अब बेटा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे पास बेटा दो ही टाइप के होते हैं। कौन कौन से, अच्छा इन्वेस्टमेंट अगेन, जब एडीएस पढ़ रहे हो तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस हो जाता है। जब हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, वहां पे प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, कौन कौन से, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट पोर्शन पढ़ते हैं, है ना, फॉरेक्स एंड बीओपी जो हमने रिसेंटली कवर किया है, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट दो टाइप के, मगर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, एफडीआई और एफआईआई। तीनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, वो इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रॉफिट के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं बेटा, प्रॉफिट्स के लिए, उसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और इनका डायरेक्ट रिलेशन किससे है, इनकम से। किससे रिलेशन है बेटा, इनकम से, विच मीन अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर इनकम नहीं बढ़ रही है तो उस इकोनॉमी में ऐसे इन्वेस्टमेंट्स भी क्या होंगे, कम होंगे। ऑन दी अदर हैंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन करती है, अभी मैंने बताया था, गवर्नमेंट बनाती है, और नॉन प्रॉफिट क्या होते हैं, यानी प्रॉफिट का इनसे कोई लेना देना नहीं है, मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगा ही रहेगा, गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए नहीं करती, वेलफेयर ओरिएंटेड होते हैं। तो ये इनकम इलास्टिक होते हैं, यानी इनकम में कितना ही चेंजेस हो जाए ये तो जो है वो रहेंगे ही रहेंगे। जबकि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट रिलेशन किससे है बेटा, सीधा सीधा किससे रिलेशन है, प्रॉफिट से। प्रॉफिटेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी अगर ज्यादा नहीं है तो इन्वेस्टमेंट
नहीं होगा। और इनकम से सीधा सीधा रिलेशन है, जितनी ज्यादा इनकम इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा, और जितनी कम इनकम इन्वेस्टमेंट उतना ही कम। नाउ अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए पता कैसे पड़ेगा कि कहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए? तो इसके लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, दो इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आज अगर मैं कोई भी कैपिटल लेके आ रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसका मेरे को लोन का इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। सपोज करो कि बैंक कहता है हम आपसे 8 रुपए का 8% का इंटरेस्ट लेंगे, विच मीन 100 रुपए पे 8 रुपए का आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, वो बिजनेस अगर सपोज करो मुझे 8% से कम का मार्जिन देता है, तो क्या मुझे वो बिजनेस करना चाहिए क्या? आप खुद कह दोगे सर खर्चा ही जो है कैपिटल का 8% है, तो आप कैसे कर सकते हो? यस, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इसको मार्जिन भी समझ सकते हो, ओके कि किसी भी बिजनेस में या इन्वेस्टमेंट में मेरा कितना पैसा निकल के आएगा। अगर मैंने 100 रुपए डाले और उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी मैंने जो उधार लिए 12 रुपए का, 8% का अगर मेरे को लोन देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो मेरे को 108 देने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर 108 से कम आ रहा है, विच मीन एफिशिएंसी ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, तो क्या होता है? प्रॉफिटेबल है। अगर एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है, यानी मार्जिन उस बिजनेस में ज्यादा नहीं है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट्स नहीं करूंगा। अभी मैंने बता दिया था एक्स एंटे प्लान इन्वेस्टमेंट होते हैं, जबकि एक्स पोस्ट एक्चुअल या आउटकम होता है। ईयर एंड पे जो हुआ वो क्या है? एक्स पोस्ट है, जबकि एक्स एंटे इज द इनिशियल और द प्लान इन्वेस्टमेंट्स। इसको और मैं छोटा कर देता हूं, एक बार ढंग से देख लो आप। ओम नमः शिवाय। बेटा ऐसा जनरली माना जाता है किसी भी इकोनॉमी में, जितना पैसा एक्सपेक्ट किया है कि इन्वेस्ट करना है, उतना ही अगर क्या हो रहा है? सेव भी हो रहा है, तो माना जाता है कि वो इकोनॉमी क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। और उतना ही पैसा अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, जितना इन्वेस्ट किया है उससे कम जो है सेविंग होने के चांसेस है। तो मतलब प्लान या एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट इज नॉट इक्वल टू सेविंग। मैं इन्वेस्ट ज्यादा करना चाह रहा हूँ, सेविंग कम है, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कम आता है बैलेंस, है ना, जब सेविंग्स बराबर हो किसके? प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट के बराबर है तो। यस, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में बात कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि सारे के सारे वेरिएबल क्या होते हैं बेटा? एक्चुअल होते हैं क्या? रियल नहीं होते। गवर्नमेंट बजट भी क्या होता है? प्लान होता है। तो सारे के सारे जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं? एंटे होते हैं, विच मीन दे आर प्लान, दे आर नॉट रियल। ऑन दी अदर हैंड फुल एम्प्लॉयमेंट का कोई कॉन्सेप्ट आया था। यस, एम्प्लॉयमेंट वाला एक सिचुएशन है। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है मेरे को लगता है कि अब हमें कल कंटिन्यू करना चाहिए, राइट? तो अभी मैं सिर्फ बेसिक्स बताता हूँ। एम्प्लॉयमेंट दो तरह का होता है ना? हालांकि देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट जो है इट मीन इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो फुली एम्प्लॉयड है, ओके? तो ये वो सिचुएशन है जो इंडिविजुअल्स विलिंग है, विच मीन दे आर काम करना चाह रहे हैं, ओके, काम करने के लायक भी हैं, है ना? काम करना चाह रहे हैं, काम करने के लायक भी हैं, और काम कर भी इनको मिल भी रहा है, गेटिंग द वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट या मार्केट वेज रेट, यानी मार्केट में जो रेट है उस पर काम करना चाह रहा है, काम करने को मिल रहा है, उसको कहेंगे क्या? एम्प्लॉयड, है ना? फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड क्या करेगा? इट ऑल्सो मीन नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। डिमांड ऑफ लेबर किसके बराबर है? डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर के बराबर है। मगर इसमें दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट इन जनरल हर एक इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। एक होता है फ्रिक्शनल, दूसरा होता है सीजनल, सॉरी स्ट्रक्चरल, है ना? फुल एम्प्लॉयमेंट में भी दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करते हैं। क्या बोला मैं? वापस से सुनो। फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी, यानी ड्यूरिंग द इवन ड्यूरिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट देयर माइट बी सिचुएशन ऑफ व्हाट? अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? मगर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जॉब स्विच की वजह से होता है। एक आदमी जब एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब करने जाता है, वो जो जॉब होती है या जो स्विच होता है उसको कहते हैं क्या? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हमारे यहाँ के लोग बीटेक तो सारे हैं, इंजीनियरिंग किसी को नहीं आती, सॉफ्टवेयर डेवलपर की डिग्री सबके पास है, मगर सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता। तो स्किल सेट की जब कमी होती है, टेक्निकल या स्किल सेट नहीं होता है, या नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, एआई आ गया, लोगों को एआई मशीन लर्निंग नहीं आता, तो इसकी वजह से जब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो उसको क्या कहता है बेटा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे क्या कह रखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी इनवॉलेंटरी यानी मैं चाह नहीं रहा हूं बेरोजगार होना, क्योंकि मेरे को काम नहीं मिल रहा है, इसलिए अगर कोई बेरोजगार है तो वो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयड होता है। जबकि कोई वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड है तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं काम करने की। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? वो चाह रहा है उसको मार्केट से 4 गुना रेट पे काम मिले। ओके, मार्केट रेट है किसी काम को करने की 1000 रुपए, वो कहता है मेरे को तो 2000 चाहिए, और इसलिए वो काम नहीं करता, तो उसने अनएम्प्लॉयमेंट को ऑप्ट किया है। ओके, तो वो अनएम्प्लॉयड है नहीं, कोशिश कर रहा है वो बनने की। ओके, तो यहीं पे क्या रखा है क्या? अनएम्प्लॉयड बाय चॉइस इफ समबडी इज देयर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड। और इक्विलिब्रियम कहां होता है? जब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो? एग्रीगेट सप्लाई के, या सेविंग्स किसके बराबर हो? इन्वेस्टमेंट्स के। ये जो दो अप्रोच है हम लोग कल देखेंगे। इसी के साथ आज की क्लास का समापन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। कहीं कोई डाउट हो, अगर ये समझ में नहीं आया हो, न्यूमेरिकल्स करने आई नो, बट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, टिल दैट कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। टाइम बहुत ज्यादा लेट हो गया। ओके, दैट्स इट। अगेन थैंक यू लॉट। कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग। अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना कि यार ये तो शॉर्ट में सर ने अच्छे तरीके से समझाया। इफ यू फील सो, है ना, जबरदस्ती नहीं है ना, अपन मांग के नहीं खाएंगे, ऑलराइट, कमाएंगे। इफ यू फील सो, डू हिट अ शेयर बटन। ओके, कमेंट करो कैसा लगा। ऑन दी अदर हैंड, इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक टॉपिक जहां पे आपको हेल्प चाहिए, ड्रॉप अस द इन द कमेंट बॉक्स। ओके, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, दैट्स इट। साइनिंग ऑफ, मास्टर मनीष। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।